हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को लास्ट वीडियो में हमने बताया था विलयन के सांद्रता में जो है मोल प्रभाजक, उसके बाद का जो पांचवा जो सांद्रण का टॉपिक है वो है नॉर्मलता। नॉर्मलता को हम लोग नॉर्मलिटी कहेंगे इंग्लिश में, और इसे हिंदी में नॉर्मलता या सामान्यता दोनों कह सकते हैं। सबसे पहले इसकी हम परिभाषा जानेंगे कि इसकी परिभाषा क्या है। तो नॉर्मलता का जो परिभाषा है उसमें आपको जो है नोट करना है कि किसी भी विलयन के प्रति लीटर आयतन में घुले हुए विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को क्या कहते हैं? नॉर्मलता कहते हैं। ठीक है, इसका संकेत क्या होता है? इसे हम लोग n से इंडिकेट करते हैं, और इसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है ग्राम इक्विवेलेंट, शॉर्ट में हम लोग EQV डॉट लिखते हैं, और पर लीटर यानी कि लीटर इनवर्स, ये इसका मात्रक होता है। तो इस प्रकार से इसका सूत्र बनता है नॉर्मलता बराबर विलय के ग्राम तुल्यांक संख्या बटा विलयन का आयतन। अब सवाल यह है कि विलय के मोलों की संख्या आप इससे पहले पढ़े हैं निकालने के लिए, लेकिन यहाँ है ग्राम तुल्यांक की संख्या। तो आप विलय का ग्राम तुल्यांक संख्या कैसे निकालोगे? तो इसके लिए हमने यहाँ पर फॉर्मूला बताया है कि ग्राम तुल्यांक संख्या विलय का बताना है तो विलय का भार जो क्वेश्चन में दिया रहेगा या जो उसका घुला हुआ भार है विलयन में, और बटा विलय का ग्राम तुल्यांक भार। तो अब यहाँ पर हम कुछ आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बता देते हैं, वो न्यूमेरिकल से रिलेटेड है, क्योंकि न्यूमेरिकल में क्वेश्चन में आपको एसिड, बेस, साल्ट कुछ भी हो सकता है, अम्ल, क्षार या लवण कोई भी दे सकता है विलय के रूप में। तो सबसे पहला आप देख रहे हैं कि अम्ल का ग्राम तुल्यांक भार हमने लिखा है। तो ये कैसे निकालेंगे बच्चों? तो इसके लिए आपको लिखना होगा अम्ल का आणविक द्रव्यमान यानी एसिड का आणविक द्रव्यमान बटा एसिड यानी अम्ल में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या। ठीक है, इसी तरह से क्षार का जब निकालना होगा तो क्षार का आणविक द्रव्यमान बटा क्षार में OH परमाणु की संख्या, यानी इसके बेसिक मॉलिक्यूल्स हाइड्रोक्साइड होते हैं उससे डिवाइड करेंगे। ठीक उसी तरह से अगर लवण का ग्राम तुल्यांक भार निकालना है तो हो जाएगा लवण का आणविक द्रव्यमान बटा लवण में धातु आयन की संख्या। तो ये नॉर्मलता टर्म है बच्चों, इसे आप बनाने के लिए आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट भी याद रखना और ये दोनों फॉर्मूले भी याद रखना है। इसके आगे नेक्स्ट बताते हैं। अब ये जो बच्चों सबसे जो लास्ट कंसंट्रेशन है आप लोगों का वो है पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हम लोग कहते हैं ppm शॉर्ट में। इसका हिंदी में अर्थ होता है प्रति मिलियन भाग। जैसा कि नाम से आपको समझ में आ रहा होगा प्रति मिलियन, 1 मिलियन का मतलब कितना होता है बाबू? तो 10 लाख यानी 10 टू द पावर 6। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी विलयन के 1 मिलियन भाग में घुले हुए विलय के मात्रा को हम क्या कहेंगे? तो प्रति मिलियन भाग यानी कि ppm कहते हैं। ppm को निकालने के लिए बच्चों इसके लिए आपको हम एक एक्सप्रेशन देते हैं कि अगर मान लीजिए किसी विलयन में 2 अवयव हैं, 2 पदार्थ हैं, 2 सब्सटेंस हैं A और B, और उसमें आपसे कहा जाए कि आप A का ppm बताएं चाहे B का ppm बताएं, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा? तो A का ppm निकालने के लिए आपको A का मात्रा, जो A का जो द्रव्यमान हो या आयतन हो जो भी हो मात्रा में, बटा विलयन का द्रव्यमान या आयतन यानी विलयन का मात्रा, और इंटू 10 टू द पावर 6 करेंगे, क्योंकि 1 मिलियन का मतलब 10 टू द पावर क्या होता है? 6 होता है। ठीक उस तरह से B का ppm निकालना होगा तो B का मात्रा बटा विलयन का मात्रा गुना 10 के पावर 6। ये है पार्ट्स पर मिलियन। अब इसे आप समझने के लिए आपको लगेगा कि ये किस टाइप के विलयन में निकाला जाता है, तो इसके लिए आपको एक उदाहरण की आवश्यकता है। बच्चों उदाहरण को ध्यान से समझिएगा। जैसा कि उदाहरण में हम आपको देते हैं, जैसे हम बात करते हैं हवा की, तो हवा क्या है? हवा कई गैसों का मिश्रण है, उसमें कुछ पॉइजनस गैस यानी जहरीले गैस भी पाए जाते हैं, लेकिन उनकी मात्राएं इतनी कम होती है कि वो हमें नुकसान न के बराबर पहुंचाते, या कह सकते हैं हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। तो वैसे केस में अगर आपसे कहा जाए कि आप जहरीले गैस का सांद्रण जो है हवा के सापेक्ष बताएं कि क्या होगा या कैसे ज्ञात किया जाएगा, तो आप क्या बताओगे? ppm में बताओगे उसके सांद्रण को। क्यों? क्योंकि वो उसकी मात्रा जो है बहुत कम है। तो इसलिए जब भी विलय की मात्रा बहुत कम हो यानी विलयन अत्यंत तनु हो, तब हम लोग यानी कि यहाँ पर ये भी आप कह सकते हैं नोट में कि जब अत्यंत तनु विलयन हो तब आप क्या इस्तेमाल करोगे? उसके सांद्रण के लिए ppm उसका इस्तेमाल करोगे सांद्रण के लिए। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखेंगे। ppm अत्यंत तनु विलयन के लिए निकाला जाता है, और अत्यंत तनु विलयन क्या होता है? तो जिसमें विलय की मात्रा बहुत कम होता हो। ठीक है,
जैसा कि बच्चों आपने देखा विलयन के सांद्रण के बाद जो अगला जो आपका टॉपिक है इस विलयन चैप्टर में वो है सॉल्युबिलिटी। अब जानेंगे विलेयता के बारे में। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी विलय विलायक में कितनी मात्रा में घुलता है वो मात्रा जो बताता है उसकी कहते हैं हम लोग सॉल्युबिलिटी। यानी इसको अगर हम डिफाइन करेंगे तो इसको डिफिनेशन नोट कीजिएगा ध्यान से कि निश्चित ताप पर, निश्चित का मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर, निश्चित ताप पर किसी भी विलायक के प्रत्येक 100 ग्राम द्रव्यमान में घुले हुए विलय के द्रव्यमान को क्या कहते हैं हम लोग? विलेयता कहते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने जो फॉर्मूला लिखा है विलेयता बराबर वह है विलय का द्रव्यमान बटा विलायक का द्रव्यमान और गुना 100। यानी कि 100 से हमने इसलिए गुना किया है क्योंकि ये प्रत्येक 100 ग्राम द्रव्यमान विलायक में ये ज्ञात किया जाता है। अब हमने यहाँ पर बच्चों एक बड़ा ही नोट पॉइंट ध्यान देने वाली बात है, हमने यहाँ पर एक डिफिनेशन में निश्चित ताप यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर वर्ड का इस्तेमाल किया है। तो ये निश्चित ताप का यहाँ पर क्या रोल है, कैसे है कि क्योंकि अभी तक आपने सांद्रण में कभी भी निश्चित ताप के बारे में आपने नहीं जाना, और हमने यहाँ पर आपको बताया कि विलेयता जब भी हम लोग डिफाइन करते हैं तो किस पे डिफाइन करते हैं? एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर। बच्चों इसलिए ऐसा होता है कि आपको हम छोटा सा उदाहरण देते हैं। जैसे आप नॉर्मल वाटर लो यानी पानी लो और उसमें डायरेक्टली आप जैसे चीनी को या ग्लूकोज को किसी को भी डाल दो तो वो क्या होगा कि वो घुलेगा। तो उसको घुलने में क्या होगा कि जो उसका घुलने का जो दर होगा वो कम होगा। लेकिन अगर आप बॉयल वाटर लो, गर्म पानी लो और उसमें आप चीनी को डालो तो वो देखते हैं कि घुलने की जो क्षमता होती है उसकी वो क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाती है, उसकी विलेयता बढ़ जाती है। और वो किस कारण से? तो उसके निश्चित ताप के कारण से। अगर आप ताप को बढ़ाओगे तो विलेयता बढ़ जाएगा, ताप को घटाओगे तो विलेयता घट जाएगा। इसलिए हम लोग जब भी विलेयता निकालते हैं तो एक फिक्स टेम्परेचर पे निकालते हैं क्योंकि ये जो है कांस्टेंट चीज़ नहीं है। विलेयता बढ़ भी सकता है टेम्परेचर बढ़ाने से और फिर टेम्परेचर घटाने से घट भी सकता है। तो अब हम लोग जानेंगे इसके बाद विलेयता में जो आपको आगे का टॉपिक होगा उसमें हम आपको बताएंगे कि सॉल्युबिलिटी जो है वो सॉलिड का लिक्विड में कैसे है, गैस का लिक्विड में कैसे है, लिक्विड का लिक्विड में कैसे है। तो इसे आप नोट कर ले फॉर्मूला को। अब हम लोग इसमें विलेयता के बाद पढ़ेंगे कि इस विलेयता में आगे जानेंगे कि ठोस की द्रव में विलेयता यानी कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। इसका मतलब यह है बच्चों कि ठोस द्रव में विलेयता जो है वो कैसे होता है, कैसे ठोस द्रव में घुलता है। तो इसके लिए आपको कुछ यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट अभी पॉइंट्स बताएंगे, इसको आप नोट करते जाइएगा। देखिए सामान्यतः सभी ठोस द्रव में विलय नहीं होते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि सारे के सारे ठोस द्रव में घुल जाते हैं तो ऐसा नहीं है। वैसे ही ठोस द्रव में घुलते हैं जिनका प्रकृति यानी जिनका नेचर द्रव के प्रकृति से मैच करता है या द्रव के प्रकृति के समान होता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि वैसे ठोस की ही द्रव में विलेयता होती है जिनकी प्रकृति द्रव के समान होती है। इसके लिए हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल्स देते हैं और एग्जाम्पल से पहले आप एक फ्रेज याद रखना कि ठोस की द्रव में विलेयता लाइक्स डिजॉल्व्स लाइक पर डिपेंड करता है। लाइक्स डिजॉल्व्स लाइक्स, इसका मतलब बच्चों ये होता है कि सदृश्य ही सदृश्य को घुलाता है, सदृश्य ही सदृश्य को घुलाता है। इस स्टेटमेंट का मतलब भी आप समझ रहे हैं कि जिस नेचर का अगर विलय है उसी नेचर का विलायक है तो उनकी विलेयता अधिक होती है। या कह सकते हैं जिस नेचर का ठोस है अगर उस नेचर का ही उसे द्रव मिल जाता है तो वो उस द्रव में आसानी से घुल जाता है, यानी कि उसकी विलेयता वहाँ पर संभव होती है। जैसा हम आपको एक उदाहरण देते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पर उदाहरण के लिए एक क्या करें, एक बीकर रखें उसमें पानी डाल दें और इसमें अब हम NaCl को घुलाएं तो यानी कि पानी का सूत्र क्या होता है बाबू? H2O और नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl। तो NaCl H2O में डिजॉल्व होता है कि नहीं होता है? आप तो बोलोगे कि नमक जल में घुल जाता है। तो हमने पूछा क्यों घुल जाता है, इसका क्या कारण है? तो आप ये तो नहीं कहोगे कि बाय नेचर वो जो है वो घुलता ही है, वो गॉड गिफ्टेड, ऐसा तो है नहीं। इसका रीजन है, साइंटिफिक रीजन है। आप साइंस पढ़ते हो तो इसमें आप ये बताओगे कि H2O जो होता है वो दो आयन से मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। यानी जल में दो आयन मौजूद है, H+ और OH-। और आप जिस NaCl को जल में घुला रहे हो दरअसल वो भी याद करो तो एक आयनिक यौगिक है, Na+ और Cl- से बना है। तो यानी कहने का मतलब है कि आप जो विलय ले रहे हो वो भी आयनिक है और जो आप
आप विलायक में घुला रहे हो, जिस द्रव में घुला रहे हो वो भी आयन का निर्माण करता है या वो भी उसमें भी आयन पाए जाते हैं। तो अब बताओ कि दोनों का नेचर सेम है या नहीं। जब दोनों का नेचर सेम है तो यानी कि NaCl द्रव में यानी जल में आसानी से घुल जाता है। ठीक इसी तरीके से अगर हम एक बेंजीन का विलयन ले, किसका व्यंजन लिए, बेंजीन का C6H6 का, और इसमें अगर हम कार्बन टेट्राक्लोराइड को घुला दे, CCl4 को घुला दे, ठीक है, तो CCl4 को अगर घुला दे तो हम देखिए दूसरे एग्जांपल में आपको हमने बोल रहे हैं कि बेंजीन में आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड घुलाना है, तो बेंजीन का सूत्र C6H6 होता है। तो ये दरअसल क्या है, तो इसमें कोई भी आयन नहीं बनता, यानी अध्रुवीय नेचर का होता है, क्योंकि कार्बनिक विलायक है और कार्बनिक विलायक में कोई भी आयन का निर्माण नहीं होता। ठीक उसी तरह से अगर CCl4 जो विलायक घुल रहा है वो भी क्या देखिए, तो एक कार्बनिक यौगिक है और वो भी किस नेचर का है, अध्रुवीय नेचर का है। यानी आप देख रहे हैं कि अध्रुवीय विलायक में अध्रुवीय यौगिक घुल रहे हैं। इसका मतलब बच्चों साफ है कि जिस तरह का विलायक होगा, जिस तरह का द्रव होगा, उसी नेचर का उसमें ठोस घुलेगा। ठीक है, अब हम जानेंगे कि ठोस की द्रव में विलयता को प्रभावित करने वाले कारक, जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है इफेक्टेड केसेज ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो देखो ठोस की द्रव में विलयता को 3 कारक प्रभावित करते हैं, जिसमें सबसे पहला है ठोस तथा द्रव की प्रकृति, दूसरा है टेम्परेचर यानी ताप, और तीसरा है प्रेशर यानी कि दाब। अब हम पहले पॉइंट को आपको समझा देते हैं, नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। इसका मतलब क्या होता है, ठोस तथा द्रव की प्रकृति। तो देखो सामान्यतः ठोस और द्रव की प्रकृति ठोस की द्रव में विलयता को प्रभावित करते हैं, क्योंकि अगर ठोस और द्रव का नेचर सेम होगा यानी उनका प्रकृति समान होगा तब वो एक दूसरे में आसानी से घुलेंगे, यानी उनकी विलयता संभव होगा। दूसरा है टेम्परेचर यानी ताप। अगर हम किसी भी ठोस की द्रव में विलयता को अगर देखें तो ताप से बहुत अधिक प्रभावित होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम ताप बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसकी विलयता बढ़ने लगती है। और तीसरा जो पॉइंट है प्रेशर, ये प्रेशर बहुत कम प्रभाव डालता है। ये दाब जो है ठोस की द्रव विलयता पर सबसे कम प्रभाव डालता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर हम आपको एक नोट पॉइंट भी बता देते हैं, क्योंकि ठोस जो होते हैं वो ठोस और द्रव जो होते हैं वो लगभग क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य का मतलब होता है बाबू इनकम्प्रेसिबल, यानी इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, हम इसे दाब के द्वारा विखंडित नहीं कर सकते हैं। तो ये था ठोस की द्रव में विलयता और उसको प्रभावित करने वाले कारक। ठोस की द्रव में विलयता के बाद हम लोग जानेंगे अब गैस की द्रव में विलयता, यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड। अब यहाँ पर हम देखेंगे गैस की द्रव में विलयता कैसे होती है। तो देखो बच्चों, इसके लिए आपको हम जो पॉइंट बता रहे हैं इसको आप नोट कीजिएगा। सामान्यतः सभी गैस द्रव में घुलते हैं या द्रव में विलय होते हैं, परंतु इन गैसों की द्रव में विलयता एक समान नहीं होती। किसी गैस का द्रव में विलयता अधिक होता है, किसी गैस की द्रव में विलयता कम होता है। जैसे आपको हम उदाहरण में देते हैं, जैसे अगर हम बात करें CO2 गैस की, NH3 गैस की, है ना, SO2 गैस की यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब जो गैसेज हैं ये द्रव में अत्यधिक विलय होते हैं। ये क्या होते हैं, द्रव में अत्यधिक। और द्रव में हम यहाँ पर जो सबसे यूनिवर्सल जो है कह सकते हैं कि यूनिवर्सल विलायक यानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट जो सबसे अधिक विलायक में इस्तेमाल होता है द्रव में, वो है कौन, जल। तो हम समझ सकते हैं, आप जल की हम बात कर रहे हैं तो जल में CO2, NH3 और SO2 सारे बहुत ज़्यादा घुलते हैं। लेकिन अगर आप बात करें हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ये सब सारे गैस द्रव में क्या होते हैं, कम विलय होते हैं, यानी जल में कम विलय होते हैं। तो अब आपको लगेगा कि ये जल में कम घुलते हैं, वो अत्यधिक घुलते हैं, इसके पीछे क्या कारण होगा। तो इसके पीछे भी बच्चों कारण है ध्रुवीयता का। ध्रुवीयता कहते हैं हम लोग क्या, ध्रुवीयता का मतलब होता है कि ये यौगिक जो बना हुआ है ये ध्रुवीय है या अध्रुवीय है। तो देखो इसमें हम बात करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हम बात करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है कि कार्बन और ऑक्सीजन दो अलग अलग परमाणु हैं। तो आपको पता होना चाहिए, आपको हमने बताया भी है कि अगर दो अलग अलग अधातु हो तो उनके बीच में ध्रुवीयता संभव होती है। उसके पीछे उनका कारण है विद्युत ऋणात्मकता का अंतर।
जैसे कार्बन और ऑक्सीजन दोनों में आपको पता है कि ऑक्सीजन उच्च ऋणात्मक तत्व है जबकि कार्बन निम्न ऋणात्मक तत्व में आता है। तो इस कारण से यहाँ ध्रुवीयता बनने का चांसेज बने हुए हैं, और जब ध्रुवीयता बनने के चांसेज बने हुए हैं तो आपको पता है कि जल जो है उसका सूत्र क्या होता है, H2O, यानी कि एक प्रकार का क्या है, तो ध्रुवीय है। एक प्रकार का जल क्या है, तो ध्रुवीय है। और जब जल ध्रुवीय है, जल में जब प्लस और माइनस मौजूद है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड में भी प्लस और माइनस आंशिक रूप से बन रहे हैं, तो इनकी विलयता जल में अधिक होगी। लेकिन अगर हाइड्रोजन की बात करें तो ये समान परमाणुओं से मिलकर बने हैं, समान यानी कि एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर बने हैं, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि दो एक तरह के परमाणु से मिलकर बने अणु में कभी भी आयन उत्पन्न नहीं सकता, कोई भी आयन नहीं बन सकता है, इसलिए ये अध्रुवीय हैं और यानी कि ये जल में क्या होंगे, कम घुलेंगे। इसके बाद हम बच्चों जानेंगे गैस की द्रव में विलयता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी इफेक्टेड केसेज ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड। तो देखो इसमें भी 3 कारक होंगे, ठीक वैसे ही जैसे नेचर ऑफ गैस एंड लिक्विड। तो आपको पता है गैस और द्रव की प्रकृति अगर समान होगी, दोनों ध्रुवीय टाइप के होंगे तो ज़्यादा घुलेंगे, और जिन गैस की ध्रुवीयता नहीं होगी यानी अध्रुवीय होंगे तो वो गैस द्रव में कम घुलेंगे। ताप, देखो बच्चों ताप अगर आप बढ़ाओगे तो गैसों की द्रव में विलयता घट जाती है। एक ऐसा सवाल भी आता है कि सामान्यतः ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलयता क्यों घटती है, तो आप इसका कारण जान लो। क्योंकि अगर हम किसी भी अगर द्रव में क्या करें, हम गैस को घुला रहे हैं, ठीक है, और इसमें अगर मान लो सपोज हमने CO2 गैस को घुला दिया है, और अब क्या करोगे, आप इसे नीचे से हीट करना शुरू कर दोगे, यानी इसको ताप देना शुरू करोगे, तो इससे बल्कि गैस क्या होंगे, इवोपरेट हो जाएंगे, यानी वाष्पन की क्रिया करने लगेंगे, इवोपरेशन से बाहर निकलने लगेंगे, तो घुलने के बजाय वो क्या हो जाएंगे, और उनकी विलयता घटने लगेगी। हाँ, प्रेशर, दाब सबसे ज्यादा बच्चों प्रभावित करता है गैस की द्रव में विलयता को, क्योंकि गैस क्या होते हैं, संपीडीय होते हैं। गैस क्या होते हैं, संपीडीय होते हैं। गैस संपीडीय नेचर के होते हैं, और संपीडीय नेचर के होने के कारण इन्हें आसानी से द्रव में उच्च दाब से घुलाया जाता है। एक चीज आप और ध्यान रखेंगे कि नोट पॉइंट में कि कोई भी गैस अगर द्रव में घुलता है बाबू तो वो उच्च दाब पर। इसके लिए हम आपको एक अभी हेनरी का नियम बताएंगे, तो आप इसको नोट कीजिए, इसके बाद हेनरी का नियम बताते हैं। अब देखिए बच्चों, अब इसके बाद आपको जो गैस की द्रव में विलयता है वो एक नियम पर आधारित है जिसे हम कहते हैं हेनरी का नियम, हेनरीज लॉ। जैसा कि आप टॉपिक पे देख रहे हैं लिखा हुआ है हेनरीज लॉ, यानी कि हेनरी का नियम। हेनरी का नियम क्या कहता है बाबू कि कोई भी गैस द्रव में उच्च दाब पर घुलता है और किसी भी गैस का दाब जो होता है उसके मोल प्रभाज का सीधा समानुपाती होता है। अब इसके लिए हम यहाँ पर एक व्यंजक बनाए हैं कि अगर किसी गैस का दाब अगर P हो और मोल प्रभाज कितना हो उस गैस का x हो, तब हेनरी के नियम से P जो होगा वो x का सीधा समानुपाती होगा, यानी P इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं KH इंटू एक्स, जहाँ KH बराबर क्या होगा, हेनरी स्थिरांक यानी कि हेनरी का कांस्टेंट। तो अब देखो यहाँ पर ये हेनरी कांस्टेंट बाबू जो है हर एक गैसों के लिए अलग अलग होगा, जो कि आपको एनसीईआरटी के बुक या कोई भी साइड बुक में आपको एक टेबल मिल जाएगा जिसमें सारे गैसेज के लिए हेनरी स्थिरांक का मान दिया होगा और उसे आप न्यूमेरिकल में पुट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो इस पर एक आलेख हमने बनाया बच्चों, तो इसमें हमने क्या दिखाया है कि देखो एक एक्स और वाई ग्राफ पर, तो हमने एक्स पर क्या लिया है कि मोल प्रभाज एक्स को रखा और गैस का दाब पी रखा। तो हमने क्या किया, देखा कि जैसे जैसे हम गैस का मोल प्रभाज को इंक्रीज कर रहे हैं ठीक वैसे वैसे उसका प्रेशर भी इंक्रीज कर रहा है। तो आप देखो यहाँ पर ये जो एक सीधी सी रेखा केच के लिए हमने बनाया है उसमें यही स्पष्ट पता चलता है कि हम जैसे जैसे गैस का मोल प्रभाज बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसका प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा मीन्स उसकी विलयता बढ़ेगी, और विलयता बढ़ेगी और वही रेशियो में उसका क्या बढ़ेगा, तो उसका कांस्टेंट का वैल्यू भी उस गैस के लिए इंक्रीज करेगा। तो ये हेनरी के स्थिरांक और हेनरी के नियम का आलेख है। अब हेनरी के नियम के बाद जानेंगे हम लोग बच्चों एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, यानी कि हेनरी के नियम का हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं, हेनरी के नियम का उपयोग कहाँ करते हैं। तो देखो हेनरी का जो नियम का मुख्यतः 3 उपयोग है वो आपको हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहला हम बता रहे हैं आपको मृदु पेयजल में। मृदु पेयजल का मतलब होता है सॉफ्ट ड्रिंक, जिसमें आपका कोल्ड ड्रिंक या बोतल में जो भी बंद आते हैं पैक लिक्विड, उसको हम लोग कहते हैं सॉफ्ट ड्रिंक, और उसमें हम लोग प्रयोग करते हैं हेनरी का नियम का।
जैसे आप कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोलते हैं तो CO2 गैस बाहर निकलता है। इसका मतलब क्या पता चलता है कि वो CO2 गैस जो था उस कोल्ड ड्रिंक में उच्च दाब से भरा हुआ था। और हम लोग क्या होते हैं कि हम लोग का जो वायुमंडलीय दाब होता है वो हम लोगों का कम होता है, जिस पर वो गैस द्रव से बाहर निकल जाता है और वो हम पे महसूस होता है कि ढक्कन खोलते हैं तो गैस बाहर आ जाता है। यानी कि पर घुलता किससे है, तो उच्च दाब पर। यानी कि यहाँ पर हेनरी के नियम का प्रयोग मृदु पेयजल में किया जाता है। दूसरा है ऑक्सीजन सिलेंडर में। ऑक्सीजन सिलेंडर में जैसे आप देखे होंगे कि समुद्री गोताखोर अपने साथ जब समुद्र के अंदर जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि एक ऑक्सीजन पीठ पर सिलेंडर लेकर जाते हैं। तो जो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं उसमें दरअसल वो क्या करते हैं, तो उसमें वो ऑक्सीजन गैस के साथ हीलियम गैस को ऐड कर लेते हैं। कौन सा गैस, हीलियम गैस को। अब आपको लगा हीलियम गैस क्यों मिला लेते हैं उसके साथ, तो दरअसल इसलिए क्योंकि हीलियम गैस का दाब क्या होता है, उच्च होता है। तो इसका मतलब साफ है कि वो सिलेंडर में ऑक्सीजन का प्रेशर पहले से कम है और हीलियम इसलिए मिलाया जा रहा है क्योंकि वो उच्च दाब वाला गैस है, और उसे मिला देने से क्या होगा कि वो ऑक्सीजन के दाब को उच्च रखेगा, जिससे समुद्र के अंदर, जल के अंदर भी वो सिलेंडर से ऑक्सीजन गैस रेगुलर फ्लो होगा और वो समुद्री गोताखोर के श्वसन क्रिया में काम करेगा। अब श्वसन क्रिया, तीसरा जो इसका मुख्य उपयोग है हेनरी के नियम का, जो हम लोग 24 आवर करते हैं हेनरी के नियम का फॉलो, वो क्या है, श्वसन क्रिया में। श्वसन क्रिया में जैसे हम लोग क्या करते हैं, श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं। तो ऑक्सीजन गैस को जब ग्रहण करते हैं तो ऑक्सीजन गैस हम लोगों के बॉडी में जब जाता है तो हाई प्रेशर से जाता है, और वो क्या करता है, हमारे रक्त के यानी ब्लड के हीमोग्लोबिन से संयोग करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो कि हमारे शरीर के सभी भागों में पहुंचकर सभी कोशिकाओं को क्या करता है, ऑक्सीजन प्रदान करता है। तो ये 3 मुख्य उपयोग थे। इसके बाद जो है वो है लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ, यानी कि हेनरी के नियम की परिसीमाएं। इसमें आपको हमने देखी, इस पे बोर्ड पर हमने लिखा हुआ है कि हेनरी का नियम सामान्यतः आदर्श विलयन पर लागू होता है। आदर्श विलयन मीन्स समझो कि वैसा विलयन जिसमें क्या हो कि वो विलयन के सारे नियमों का पालन करता हो, ठीक है, और जिसका ताप न बहुत ज़्यादा अधिक हो न ज़्यादा बहुत कम हो, विलय उच्च दाब पर घुलता हो और विलय विलायक में कोई भी अभिक्रिया नहीं करता हो, सिर्फ वो घुलने का कार्य करता हो। तो ये है हेनरी के नियम की परिसीमाएं। तो देखो बच्चों, आज आपको हमने हेनरी के नियम की परिसीमाएं तक आपको, यानी हेनरी के नियम का उपयोग और हेनरी के नियम की परिसीमाएं तक आपको हमने बताया। उससे पहले विलयता और नॉर्मलता और PPM का भी बारे में हमने डिस्कस किया। आपको इससे संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स हो आप कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, और फिर इसके बाद हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से अपना नेक्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे। थैंक यू।